गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि 25 अप्रैल को एलटी संवर्ग की परीक्षा आयोजित होनी है। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि अब यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा भवसागर की भांति हो चुका है। अब आज हम ये कोशिश करेंगे कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन पर ही चर्चा करेंगे कि जिसकी आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, ज़्यादा समय आपका व्यर्थ न करते हुए आइए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो केंद्र सरकार द्वारा इसको विभाजित किया गया था, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत एनसीआर के अंतर्गत किया गया था। 2005 के अंतर्गत 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। तो इसके अंतर्गत पहले किया गया था, जो जो पहला बिंदु रखा गया था इसमें कहा गया था ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। यदि हम मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन में, क्योंकि विद्यालय तक का हमारा ज्ञान सीमित ना रहते हुए उसको क्या करना है, अपने जीवन में आगे भी उसको महत्व देना है। उस ज्ञान का प्रयोग हम जो आगे हम अपनी लाइफ को किस टाइप से बेहतर बना सकते हैं और अपने जो लक्ष्य के प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं हम उसको किस प्रकार से इसकी परिपूर्ति कर सकते हैं, ये जो हमारा ज्ञान है उसको हकीकत जीवन में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसलिए इस मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं इनके अंतर्गत इसको दर्शाएगा। अब दूसरा जो बिंदु है उसमें क्या कहा गया था कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी पाठ को उसकी गहराई को ना समझते हुए, उनकी जो पॉइंट जो बिंदु हैं उनको ना समझते हुए क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करके उनको रटने की कोशिश करें। मेरे इंस्टीट्यूट में कई ही बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर को एकदम हूबहू रट के आते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे को उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है जितना जो आंसर होता है उसका ही जो दायरा होता है उसी दायरे के अंतर्गत वो रहते हैं। यदि उन बच्चे उसको डीपली यदि अध्ययन करें तो उनका ज्ञान कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए इस प्रणाली को इस के दायरे से मुक्त रखने की कोशिश की जाए। ठीक है, अब अगला जो चौथा जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या है, पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक को केंद्रित ना रखा जाए। क्योंकि देखिए जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको पुस्तकों में केंद्रित ना रखते हुए उसमें कुछ और चीज़ों को भी अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। उसमें किस प्रकार की चीज़ें जोड़नी चाहिए और क्या नई आधुनिकताओं का जो समावेश है उसके अंदर किस प्रकार को उसको लचीला बनाया जाए, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। अब चौथा है, तो जो चौथा है उसमें कह रहा है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं लचीला बनाया जाए। देखिए आज हमारे जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका सभी का ये प्रयास होता है कि कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से सभी को जोड़ा जाए। देखिए कक्षा कक्ष को हम क्या करते हैं, कक्षा कक्ष में सिर्फ जब हम बच्चों को पढ़ाने की जो एक किताब जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्य क्रम में जो उसका सारांश होता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम उसमें कुछ नई चीज़ें अमेंडमेंट नहीं करें। जैसे कोविड के दौरान क्या हुआ, जब कोविड में पूरे भारतवर्ष में जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें क्या हुआ था, नई चीज़ों का इन्वेंटमेंट हुआ था कि हमने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देने की कोशिश करी, या हम उसमें जूम ऐप के माध्यम से या गूगल ऐप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कई ऐसे माध्यमों का हमने ट्राई किया जिससे कि बच्चों को उनके बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिश करी। अब जो ये चीज़ें हमने नई चीज़ों को देखा, इनको समझा, इनको परखा, तो उससे हमें ये लगा कि जो कक्षा कक्ष की गतिविधियों को नई तकनीकों से भी जोड़ना चाहिए और जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जिन चीज़ों से हमारा ज्ञान का उत्सर्जन हो रहा है या हम किसी को अपना ज्ञान किस प्रकार से कोऑर्डिनेट या स्थानांतरण कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाए और इसको क्या अधिक जटिल ना बनाते हुए इसको सरल तरीके से सरल वे में जो बच्चों के पास या जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो निम्न स्तर के जो बच्चे हैं वहाँ तक उनको फ़ायदा मिल सकते। मान लिया हमने शिक्षा प्रणाली की जो गतिविधियाँ उनको एकदम रचनात्मक तौर पर जटिल बना दिया, तो रचनात्मक तौर पर यदि हम जटिल बना देंगे तो उसका
जो लाभ होगा वो सिर्फ उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग ही उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम निम्न और उससे गरीबी रेखा की यदि बात करें, जो उस स्तर के जो बच्चे हैं जिनके पास आधुनिक चीज़ों को जोड़ने का साधन नहीं है, यदि सोशल मीडिया की बात करूँ उनसे, या ऐसे प्लेटफॉर्म को जुड़ने का उनके पास माध्यम नहीं, तो वो बच्चे उनसे क्या होता है, वो वंचित हो जाते हैं शिक्षा से। अब हमारा जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो पाए, ऐसी चीज़ों को हमें इसके अंतर्गत जोड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें केंद्र सरकार द्वारा भी समय समय पर इन पे विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि यूजीसी की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें, तो हर कोई अपने अपने स्तर से इस कार्य को बेहतर कराने के लिए या इसमें लचीलापन लाने के लिए हमेशा कार्यरत और तत्परता रही रही है। अब जो पांचवा जो बिंदु रहा है इसके अंतर्गत, तो वो कह रहा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थाना विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं की पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अब देखिए, जो राष्ट्रीय मूल्यों की जो आस्थान वाला है, तो उसमें जो छात्रों की जो गतिविधियाँ तैयार होती हैं, जो उनकी प्रतिभाओं का जो प्रतिपादन उनको तैयार करके उनकी जो बौद्धिक स्तर को बढ़ाने की जो बात की गई, वो राष्ट्रीय बिंदुओं के तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पे या जनपद स्तर पे या विद्यालय स्तर पे या यूनिवर्सिटी स्तर पे इन चीज़ों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो इन बिंदुओं को भी अपने पाठ्यक्रम में क्या करना है, शामिल करना है। अब मान लीजिए सरकार द्वारा अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में जो मेन फोकस रखा है सरकार ने, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। बच्चा बच्चे को उसकी भाषा में उसको समझाने का एक नया कॉन्सेप्ट सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। मान लीजिए मैं कुमाऊनी क्षेत्र का हूँ या गढ़वाली जानता हूँ, तो मैं यदि कुमाऊँ का हूँ तो मेरी जो क्षेत्रीय भाषा है कुमाऊनी, तो हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे वो समझने में जल्दी आई, क्योंकि जो मेरी मातृभाषा है तो उसको मैं आसानी से समझ पाऊँगा। इस चीज़ पर केंद्र सरकार द्वारा इस पर जोर दिया गया, और शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी इसमें विचार विमर्श करने के बाद जो नई शिक्षा नीति का जो प्रलोभन या कहें जो प्रतिपादन किया गया, जो उसका अमेंडमेंट इसमें जो जोड़े गए इन सिद्धांतों को, तो वो एक बड़े सराहनीय विषय है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व और बिंदुओं की जो पाठ्यक्रम की जो चर्चा की बात करें, जो पाठ्यक्रम को जोड़ने की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर क्या होता है, फोकस होता है। तो इस चीज़ को सोच लीजिए कि हमने ये चीज़ इसके अंतर्गत जोड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं ये सफल हो रहेगी। अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो जो पॉइंट है वो कह रहा है एनसीएफ को 5 भागों में भी बांटा गया है। अब ये 5 भाग क्या हैं, अब आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जो क्या कर रहा है, इसको 5 भागों में वर्णित किया गया है। पहला जो परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, दूसरा सिखाने का ज्ञान, और तीसरा है पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की आवश्यकताओं, अवधारणाएं तथा आलंकन, ये चीज़ें। और जो चौथा बिंदु है वो विद्यालय व कक्ष का वातावरण और व्यवस्था सुधार। अब जो परिप्रेक्ष्य, अब पहला बिंदु पे हम चर्चा करें परिप्रेक्ष्य कि भैया हमें जो, अब यदि मैं बात करूं एनएफसी के जो द्वारा जो मानक जो निर्धारित किए, जो इसको 5 भागों में जो वर्णित किया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो परिप्रेक्ष्य, हमें ऐसा परिप्रेक्ष्य बच्चों को उपलब्ध कराना है जिसके अंतर्गत बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाएँ, और वहाँ पर बच्चे कंफर्टेबल ही नहीं, अपने आप को सुरक्षित ऐसा परिवेश दिया जाए कि जहाँ पर पढ़ाई का माहौल हो, बच्चों को उसमें रुचि हो और बच्चे उसको लगन लगन के साथ उसको अध्ययन करें। ठीक है। अब सिखाने का ज्ञान, अब सिखाना के ज्ञान क्या होता है, हम जब विद्यालय में जब शिक्षक नियुक्त होते हैं, तो शिक्षक का जो दायित्व होता है उसमें क्या होता है, वो जो बच्चे हैं, जो बच्चों का जो बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर पर उसको कन्वर्ट करना होता है, उसका सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत आता है। तो हम सिखाने की प्रवृत्ति शिक्षक के द्वारा इसको प्रचलित किया जाता है। शिक्षक ही ऐसा केंद्र बिंदु होता है किसी भी शिक्षण संस्थान का, जिसके अंतर्गत शिक्षक उस चीज़ को क्या करता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए इसको
शिक्षक बच्चे के बौद्धिक स्तर के अनुसार उसको सिखाने की कोशिश करता है और सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत करता है। अब तीसरा जो बिंदु है पाठ्य चर्चा के क्षेत्र के स्कूल की अवधारणाएं और उसका आकलन। अब देखिए, अब हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, या क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिए, या स्कूल की जो अवधारणाएं हैं, अवस्थाएं हैं और उसका आकलन, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम किस प्रकार का परिवेश बच्चों को दे रहे हैं, किस प्रकार का पाठ्यक्रम उनके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चीज़ें स्कूल के जो दायरा होता है, जो स्कूल की जो अवस्थाएं होती हैं या आकलन की बात करें तो वो उस पर डिपेंड करती हैं कि हम उसको कितना और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें या सुदृढ़ तौर पर उसको लागू कर सकते हैं, ये चीज़ें। अब जो चौथा प्रश्न जो महत्वपूर्ण बन जाता है इसके अंदर, जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है कि विद्यालय व कक्षा का वातावरण। विद्यालय सर्वप्रथम पहले क्या होता है, जब बालक किसी विद्यालय में अध्ययन करता है तो उसके वातावरण उसको प्रभावित करता है कि हम किसी विद्यालय को देख के उसके शिक्षकों का और उस विद्यालय का शिक्षण के प्रति बच्चों का जो उत्तेजना होती है, जो उसकी लगन होती है, हम उसका आकलन पूरा कर लेते हैं। शिक्षण संस्थान के लिए सर्वप्रथम जो होता है विद्यालय, उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसकी मील का पत्थर होता है। उसके पश्चात कक्षा होती है जहाँ पर बच्चा अध्ययन करता है, जहाँ पर उसका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। तीसरा बिंदु होता है शिक्षक। देखिए, विद्यालय होगा, उसके बाद कक्ष होगा, उसके बाद क्या होगा, अध्यापक होगा। क्योंकि यदि विद्यालय नहीं है तो कक्षा और वातावरण का कोई महत्व नहीं हो जाता है। विद्यालय होगा तो कक्षा होगा, कक्षा होने के बाद उसका कक्षा का वातावरण किस प्रकार का डेवलप हो रहा है, ये हमारी शिक्षा के मेन बिंदुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत होती है। और उसके अनुकूल हमारे क्या होता है, कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होता है। मान लीजिए हमारे कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा का वातावरण किसी न किसी प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो शिक्षक का दायित्व ये होता है कि कक्ष का ऐसा वातावरण डेवलप करना कि उन बच्चों को मुख्य धारा में प्रभावित करने का मेन उद्देश्य होता है कि उन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और किस प्रकार से उनका बौद्धिक विकास को बदला जाए और किस प्रकार से उनके अंदर ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे कि उनके अंतर्गत शिक्षण के प्रति और अभिरुचि उत्पन्न हो। अब व्यवस्था जो पांचवा है, व्यवस्था एवं सुधार। अब व्यवस्था कैसी होती है, देखिए किसी विद्यालय प्रबंधन की बात करूँ या स्कूल प्रबंधन की बात करूँ तो उसके अंतर्गत दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहले तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत वो किस चीज़ का हो रहा है, किस प्रकार से उसके अमेंडमेंट में लाया जा रहा है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या समय पर शिक्षक उपलब्ध हैं, या वहाँ पर जो प्रिंसिपल है क्या वो उपलब्ध है, या गार्जियन उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि कोई बच्चा किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, क्या उन बच्चे की समस्या का समाधान शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, या अध्यापकों जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, या फिर यदि मैं बात करूँ कोर कमेटी का गठन किया जा रहा है। यदि कोई बच्चे किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या हम उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों पर सुधार करने की ये चीज़ें होती हैं, क्या मंथली क्या पेरेंट्स मीटिंग या स्टाफ मीटिंग हो रही है, ये चीज़ें विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। क्या हमारे विद्यालय में समय पर जो कक्ष में जो चीज़ें सामग्री हैं वो समय पर उपलब्ध हो रही नहीं हो रही, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत समावेशी तौर पर उपलब्ध कराने की बात होती है। इसको और व्यवस्थित करने का एक जो खाका तैयार किया जाता है वो इसके अंतर्गत समावित होता है। अब यदि मैं बात करूँ एनसीपी के द्वारा, जो एनसीपी द्वारा 2005 की जो मुख्य सुझाव दिए गए थे एनपीसी द्वारा और उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें कुछ उन्होंने अपने तरफ से जो सुझाव दिए थे वो इस प्रकार हैं। उन्होंने पहले में ये कहा था कि जो पहला पॉइंट है आपके प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा को होना चाहिए। अब मैंने इससे पूरा आपको यदि आपको स्मरण होगा, यदि आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनी होगी तो मैंने इससे पूरा आपको ये कहा था कि जो नई शिक्षा प्रणाली जो हमारे सम्मुख जो नई शिक्षा नीति जो सरकार द्वारा लागू की जा रही है उसमें मातृभाषा का महत्वपूर्ण तरीके से उसमें जोर दिया गया है। अब देखिए एनसीपी के द्वारा
2005 के जो सुझाव दिए गए थे उसमें भी ये चीज़ें कही गई। तो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा का होता है, जो जो भाषा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा, तो कि हमारी भाषा, जो बच्चा जब बच्चा पैदा होता है, वो जो 5 साल का जो दायरा होता है वो अपने पर्टिकुलर एक घर में रहता है, वो एक मातृभाषा सीखता है। वहाँ पर हमें कहीं किसी प्रकार की किताबी भाषा या इंग्लिश या किसी अन्य भाषाओं पर हमें ज्ञान नहीं दिया जाता है। जो हमारी मातृभाषा होती है, हम उसी पर ही हमारा बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत ये सुझाव दिए गए थे कि सरकार इस कमेटी द्वारा कि भैया जो बच्चे की जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए या उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा से रिलेटिव होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट के अंतर्गत उसने शिक्षण सूत्र ज्ञात ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्ख मूर्ख से अमूर्ख की ओर आदि का प्रयोग अधिक होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का सूत्र मेन उद्देश्य होता है कि हम शिक्षा किस किस लिए ग्रहण कर रहे हैं। हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं। और अज्ञान, जब कोई अज्ञात है, अज्ञात की ओर बढ़ रहा है या मूर्ख से अमूर्त की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा इन चीज़ों को क्या होना, अधिक इसके अंतर्गत प्रयोग होने चाहिए कि हम उसको किस प्रकार से उसे सही ट्रैक पर लाएं और सही मार्गदर्शन उसको प्रस्तुत करें। ये चीज़ें इसके अंतर्गत अमेंडमेंट की गई है। ठीक है दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत, इसमें कहा गया सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। देखिए, कभी भी हम किसी शिक्षा की नींव यदि रखते हैं तो उसमें ज़्यादा पाठ्यक्रम ना होते हुए, किताबों का बड़ा सा बोझ ना रखते हुए, किताबों को शॉर्ट फॉर्म में रखना और कम पाठ्यक्रम को रखना, जिससे कि बच्चे का बौद्धिक स्तर का विकास हो, उसका स्वर्णांगी विकास हो, उसके अंदर खिचड़ी ना पक जाए, ऐसी किताबों का हमें इससे बचाव करना चाहिए। देखिए, मोटी किताबों को रख के और बच्चे को एक कोल्हू की बैल की तरह उसके कंधों में इतना भार रख के, ये कहीं औचित्य नहीं बनता है कि हमारी शिक्षा की जो प्रणाली वो सफलता की तरफ जाएगी, नहीं, उससे असफलता का बोध हमें ज्ञात होता है। देखिए, शिक्षा प्रणाली से इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए उतनी ही चीज़ हमारे पाठ्यक्रम में ऐड होनी चाहिए। और जो किताबों का जो मोटाई है और जो विशाल पाठ्यक्रम जो है, तो उसमें छटनी करते हुए मेन मेन टॉपिकों को उसके अंदर रखा जाए, मेन मेन जो पाठ्यक्रम है उस पर सिलेक्शन किया जाए, उसके आधार पर किताबों का निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे के अंतर्गत एक बिखराव की स्थिति पैदा ना होते हुए एक संकुचित क्षेत्र में रहकर बच्चा अध्ययन कर सकता है। ये चीज़ें इस जो ये संशोधन किए जा रहे हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, जो विशेषताएं हैं, ये इसके अंतर्गत ये चीज़ें कहा गया है। अब अगला बिंदु है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाता है। देखिए, हम किसी भी कक्ष में यदि हम बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं तो हम सिर्फ उद्देश्य देकर कक्षा का वातावरण स्थापित नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम बच्चों को यदि हम भौतिक तौर पर या प्रयोगात्मक तौर पर यदि नहीं समझाएंगे तो बच्चे को पूरी तरीके से ज्ञात नहीं हो पाएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। मूल्यों मूल्यों पर न रहते हुए उपदेश देकर नहीं, वातावरण को स्थापित करना चाहिए। देखिए, हमें किस प्रकार से, ये देखिए, हम मैं आपको उद्देश्य दे रहा हूँ या आपके सामने भाषणबाजी कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं अनुचित रहता है। देखिए, हम बच्चे को ये चीज़ें उसके अंदर स्टैंड करना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी डेवलप चीज़ करनी चाहिए कि भाई बच्चा आसानी तरीके से उन चीज़ों को सीख सके और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट ला सके। देखिए, अगला पॉइंट इसके अंतर्गत जो रखा गया, अभिभावकों को सशक्त सख्त का संदेश दिया जाए और बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंकाएं रखना गलत होता है। देखिए, इस जो राष्ट्रीय की रूपरेखा है,
एनसीपी के अंतर्गत 2005 का जो अमेंडमेंट, जो इसकी रूपरेखा है, उसमें ये चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त सख्ताई उन पर दर्शाते हैं कि भैया आपको ये चीज़, ये टारगेट अचीव करना है तो ये करना ही है। तो बच्चे पर क्या होता है, मानसिक दबाव ज़्यादा होता है। कम उम्र में उन्हें ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तरफ बच्चे की जो अपने अंदर की जो भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। पेरेंट्स का उसमें क्या होता है, बोल वाला ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से पेरेंट्स अपनी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे पे थोपते हैं। तो ये चीज़ें ना होते हुए इन पे कहीं ना कहीं कटौती करनी चाहिए। इन चीज़ों को कम करना, कम उम्र में उनको निपुण बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा होता है कि आप लोग यदि आधुनिकता से या सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो आपने सोशल मीडिया के ऐसे कई प्लेटफॉर्मों में देखा होगा। यदि मैं कहूँ इंडियन आइडल या सारेगामापा या लिटिल चैम्प्स या डांस इंडिया या कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जहाँ पर छोटी सी उम्र में बच्चे कई अच्छे कारनामे कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को देखिए तो जो और पेरेंट्स लोग होते हैं कि अपने बच्चे में भी उसी प्रकार का दबाव बनाना प्रारंभ कर देते हैं कि उसका बच्चा ऐसा करे तो मेरा बच्चा भी करे, और मेरे बच्चे के अंदर भी ऐसी खूबी होनी चाहिए। तो इससे क्या होना है, कम उम्र में ऐसा दबाव बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। पेरेंट्स को इससे बचना चाहिए। और उम्र के जो दायरा होता है, जो बच्चे की जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो उम्र के अनुसार वो बच्चे पर वो चीज़ें डेवलप होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक तौर पर किसी पर ये चीज़ें आती नहीं, वो सिर्फ हमारी जो सीखने की, अधिगमन करने की जो क्षमता होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। देखिए हमेशा बच्चों को क्या करना चाहिए, किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। किताब पढ़ता रहे या उसको खेलने का टाइम नहीं मिल रहा, या उसे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम नहीं मिल रहा, या हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो हम उससे उनसे संपर्क स्थापित नहीं करने देते हैं। तो सिर्फ हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट बच्चे पे ये रहता है कि इस चीज़ को फोकस करे, ये पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई करता रहे। तो इससे क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाता है और वो एक डर के वातावरण में जीता है और डर से ही वो चीज़ों को संपादित करता है। सो इच्छा से बच्चा वो चीज़ करना नहीं चाहता है। तो पेरेंट्स से यही अनुरोध रहता है कि इस अमेंडमेंट में जो सुझाव दिए गए थे, जिसकी जो विशेषताएं हैं सॉरी, उसमें ये कहा गया कि बच्चों को ऐसा दबाव से बाहर निकालना चाहिए, ऐसे तनाव मुक्त जीवन से उन्हें मुक्त करना चाहिए और अच्छा वातावरण उन्हें देना चाहिए। खाने के टाइम पे खाना, सोने के टाइम पे उन्हें पूरी निद्रा देनी चाहिए और उनका टाइम टेबल सेटअप होना चाहिए। और यदि वो खेलने जाना चाहते हैं उनको उनका खेल का भी होना चाहिए। यदि वो टीवी देखना चाहते हैं उनका टीवी को देखने का भी समय निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा स्कूल से आ रहा है तो उन्हें संपूर्ण टाइम उन्हें किताब पढ़ने में या होमवर्क करने पर, उसका रिवीजन करने पे अधिक से अधिक माता पिता यही कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अव्वल हो। तो अव्वल होना अच्छी बात है, अगर बच्चे पर ज़्यादा दबाव डालना ये भी गलत बात होती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है अच्छे विद्यार्थियों की अवधारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों शिक्षा के समान प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए क्या होता है देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है। देखिए एक अच्छा विद्यार्थी की अवधारणा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक अच्छा विद्यार्थी की अवधारणा कब उपस्थित होगी, जब हम विद्यार्थी को पूर्ण तरीके से स्वतंत्र रखेंगे। ठीक है। और उसकी जो पढ़ने का तरीका है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, सारा इस पर डिपेंड करते हैं। हम उस पर कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, बदलाव की श्रेणी में उसको लाने की कोशिश करते हैं। और जो उसके तर्क हैं, उसका जो ज्ञान का स्तर है, उसको हम ब्रॉड करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, ना कि संकुचित क्षेत्र में एक जैसे होता है ना, एक डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर हम किसी चीज़ को पैक कर देते हैं, उतना ही उसका दायरा होता है। तो बच्चे के साथ ऐसा
प्रयोग ना करते हुए उसकी अवधारणा को ब्रॉड मतलब उसको विकसित करना, उसको चौतरफा उसका सर्वांगीण विकास की बात इसकी करें, तो बच्चे को इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहिए कि वो किसी भी मंच पे अपनी बातों को रख सकें। शिक्षा के जो शिक्षा जो ग्रहण कराई जा रही, तो वो उस शिक्षा से अपनी बहस के माध्यम से अपने मौलिक विचारों को, अपनी जो स्वतंत्रता है, जो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए, उनका प्रयोग करते हुए शिक्षा के समान स्तर को वो समझे और उसको प्रस्तुत करने के अंतर्गत उसकी काबिलियत होनी चाहिए। ये चीज़ें क्या होता है, एक अच्छे विद्यार्थी की ये अवधारणा होती है, ये चीज़ें एक विद्यार्थी के अंतर्गत होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका वो किस प्रकार का है, वो एक कहाँ तक है, उसका बदलाव क्या है, ये यहाँ पर तक ना रहते। वो एक अच्छे विद्यार्थी की जो परिभाषा यहाँ पर जो गढ़ी जा रही है, वो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपनी बातों को रखना, समझना, तोलना, ये चीज़ें शिक्षा के समान भावों को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, देखिए जो बच्चे, तो जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छा विद्यार्थी का उसमें क्या होता है, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो सूचना आदान प्रदान है, जो शिक्षा का समान परिप्रेक्ष्य को वो प्रस्तुत कर सकता है, ऐसी उसके अंतर्गत ऐसी जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, ऐसा वातावरण बच्चे के अंतर्गत विकसित होना चाहिए। अब देखिए, खेल का आनंद बाद में सामूहिक जीवन की भावनाओं के साथ उसको जोड़ना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, बनाने के बाद तोड़ना चाहिए, ऐसी भाव उसके अंतर्गत पैदा करना चाहिए, उसके अंतर्गत बढ़ावा देना चाहिए। देखिए हम कोई, मान लीजिए कोई 400 अंकल लाया है, एक रिकॉर्ड बन गया, अगला बंदा उसको ऐसा प्रेरित करनी चाहिए कि इसकी जो रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, मतलब 400 से अधिक नंबर लाए, तब जाके उसकी रिकॉर्ड को ब्रेक किया जा सकता है। तो सामूहिक चर्चाएं होनी चाहिए, सामूहिक ज्ञान को बढ़ावा देनी चाहिए, और खेल खेल में शिक्षा का एक महत्व होता है जो उसको प्राप्त करने की इसके अंतर्गत बहुत आवश्यकता होती। देखो बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और उनको इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि बच्चा स्वयं ही अपनी अध्ययन से अपने बौद्धिक स्तर पे पुस्तकों का चुनाव कर सके और उन्हें अध्ययन कर सके। ऐसी बच्चे के अंतर्गत रुचि पैदा करनी चाहिए, बच्चे को ऐसा स्वतंत्र रखना चाहिए। देखिए, और अगला जो पॉइंट है, शिक्षकों को अकादमी संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाना चाहिए। देखिए जब कोई शिक्षक विद्यालय स्तर पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो पाठ्यक्रम से संबंधित या शिक्षा से संबंधित जो सामग्री हो, उसे समय समय पर संस्थान द्वारा या अकेडमी द्वारा जो ये चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए, तो जाके शिक्षा पे कहीं ना कहीं अच्छा फोकस शिक्षक द्वारा भी दिया जाता है। क्योंकि जब हमारे पास संसाधन होंगे, तब जाके हम उन संसाधनों के प्रयोग से शिक्षा को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि शिक्षण अधिगमन परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग है। जितने भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अधिगमन मतलब सीखने की जो कला है, तो उसके अंदर बच्चे को ऐसा विकसित करने जिससे कि बच्चा जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं, तो उस लैंग्वेज में हमें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी के मनोवैज्ञानिक जो दायरा होता है, उसके दायरे से बाहर न जाते हुए उसकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग उसको समझाने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अधिगमन की परिस्थितियाँ और सरल हो सकें और जटिल ना होते हुए एक सरल तरीके से एक लयात्मक तौर पे इसको लाया जा सकता है। और इसको क्या दुस्थिति हम कहें तो उसको दैनिक जीवन में शिक्षण अधिगमन के अंतर्गत उसे जोड़ना चाहिए, और मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षा में ये महत्वपूर्ण बिंदु या कहें नींव, मील का पत्थर इसके अंतर्गत साबित होना चाहिए। अब सज्जा व पुरस्कार की भावनाओं को सम्मिलित कर रखना चाहिए। देख लिए कोई बच्चा कक्षा में कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, और उसको विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा या जिला स्तर पर तो बच्चों को सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंतर्गत चौमुखी विकास या उसका सर्वांगीण विकास में ये चीज़ें सहायक होती हैं। बच्चे के अंतर्गत रुचि पैदा होगी, तो बच्चा आगे और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने की
सोचता है और उसके अंदर एक लगन पैदा होती है। क्योंकि जब हम समय समय पर बच्चों को पुरस्कारित करेंगे या उसका सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरे ये काम करने से तो अगर मुझे ऐसा परिणाम मिल रहा है तो इससे अच्छा परिणाम देने से मुझे और अच्छा सम्मान या जो पुरस्कार है वो प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी भावनाएं बच्चों के अंतर्गत कौन डालेगा? शिक्षक द्वारा ये भावनाएं बच्चे के अंतर्गत उत्सर्जित करनी चाहिए। अब जो अगला बिंदु है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निवारण करना चाहिए। देखिए कक्षा में हर बच्चे का जो बौद्धिक स्तर होता है वो अलग अलग स्तर पे होता है। देख लीजिए कोई ब्रॉड होता है, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। देखिए जो जो आईक्यू लेवल होता है हर बच्चे का अलग अलग होता है। देखिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड लेवल का जो आईक्यू लेवल होता है हम सभी बच्चों को उसी आईक्यू लेवल के अनुसार पढ़ा रहे हैं, ये हमेशा गलत होता है। बच्चे के मानसिक स्तर से और उसकी योग्यता के अनुसार हमें पाठ्यक्रम का चुनाव करना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्धारण भी उसके अंतर्गत करनी चाहिए। देखिए हमने कक्षा 6 के बच्चों को कक्षा 7 के स्तर का पाठ्यक्रम दे दिया जिससे कि उसका भौतिक स्तर उस स्तर का है नहीं है, तो उन पे वो चीज़ें क्या होती है, वो कठिनाइयों का सामना उसके अंदर उनको करना पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि मानसिक स्तर से और योग्यता के स्तर से पाठ्यक्रम का निर्धारण और चुनाव किया जाना चाहिए, जिस पे विचार विमर्श केंद्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी यूजीसी के माध्यम से यदि जितने भी आयोग बने हैं, मुदाली आयोग, शिक्षा आयोग, सूचना आयोग या राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी आयोग आज तक गठित किए हुए हैं या शिक्षा के जो अधिनियम पारित हुआ है तो उसमें भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से गहराई तरीके से इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक सबसे नवीनी दस्तावेज। देखिए प्रश्नों पर अब आ रहे हैं। ये कह रहा है विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनी दस्तावेज NCF 2005 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर गौर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर NCP 2005 ने किया था जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा से प्रतिपादित किया गया था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान में नाम क्या है, उसे शिक्षा विभाग के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बिंदुओं बिंदुओं वाली जो NCP थी 2005 में इसको तैयार की गई थी। देखिए ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, NCP 2005 का जो प्रमुख सूत्र था वो था बिना भार के अधिगम। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। NCF 2005 का प्रमुख जो सूत्र था वो क्या था? बिना भार के अधिगम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, NCP 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की के सभ्यता और प्रगति के निबंध के से प्रारंभ हुआ, वहाँ से इसका विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से, NCF 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता के प्रगति निबंध से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये तो मैंने इससे पूर्व भी बता दिया। NCF 2005 में बल विद्या शक्ति के दायित्वों को शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा गया था और NCF 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति इसके अंतर्गत बताई गई। देखिए जो हम सपने देख रहे हैं, जो एक नए राष्ट्र और नव राष्ट्र के जो निर्माण कर एक अतुल्य भारत की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो शिक्षा के माध्यम से ही वो साकार हो सकता है। 2005 में NCF के माध्यम में ये चीज़ को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की एक युक्ति इसके अंतर्गत रखी गई। NCF 2005 के अध्याय में ये विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है कि वातावरण के भौगोलिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम
अधिगम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये चीज़ों भी इसके अंदर बताई गई हैं कि हमें वातावरण को किस प्रकार से मैं भौतिक तौर पे या मनोवैज्ञानिक तौर पे या आयाम के अंतर्गत बच्चे को किस प्रकार का वातावरण कक्षा कक्षा के अंतर्गत दिया जाना चाहिए, ये इस पर चर्चा करें। अब करिकुलम में जो लैटिन भाषा का शब्द है, देखिए जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। अब लैटिन भाषा के अंतर्गत शिक्षा का कौन सा शब्द है, वो करिकुलम है, ठीक है। अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में इसको लागू किया गया था। देखिए एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया गया सभी स्तर के विद्यार्थियों को लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सम्मिलित करने और उनको अनुशासन की जो प्रतिक्रिया इसके अंतर्गत दी गई थी, अनुशासन की जो चीज़ें इसके अंतर्गत दर्शाई गई है, उनके स्तर या सामाजिक तौर पर विद्यार्थियों के जो लिंग है और उसके जो स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी ऐसे कई मुद्दों पर चर्चाएं इसके अंतर्गत हो की गई हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 में कार्यशाला एनसीईआरटी के अंतर्गत न्यू दिल्ली की में इस चीज़ को आयोजित किया गया था कि एक ब्रॉड चीज़ हम इसके अंतर्गत रख रहे हैं, एनसीएफ को इसके अंतर्गत समावेशित किया गया था, जो जिसकी कार्यशाला जो आयोजित की गई थी। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी, जो नई दिल्ली में एनसीईआरटी नई दिल्ली में इसकी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे, उसमें 38 सदस्य थे। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो पाठ्यक्रम का निर्माण करना बहुत आवश्यक होती है, तो देखिए ये चीज़ इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। अब एनसीएफ 2005 का जो भाषा फॉर्मूला था वो परिभाषी आधार पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। नहीं सॉरी, वो मिस्टेक होगी। एनसीएफ 2005 का जो भाषा का जो फॉर्मूला वो त्रिभाषा ही आधार पर इसको रखा गया। देखिए त्रिभाषा ही आधार पर कैसे रखा गया, जैसे पहली जो भाषा था वो हिंदी, जिसे हम राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा के अंतर्गत इसे जोड़ा गया, और दूसरी भाषा जिसे अंग्रेजी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे माना गया, तृतीय भाषा जिसे स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी संस्कृति के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आए जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एनसीएफ 2005 में जो सुझाव दिया गया था उसमें ये कहा गया था, सूचना को ज्ञान मानने से परहेज किया जाना चाहिए। देखिए सूचना किस प्रकार से आती हैं, उनको हम क्या तो ज्ञान से उसको पृथक करना चाहिए, उसे ज्ञान के अंतर्गत नहीं जोड़ना चाहिए, ये इसके अंतर्गत कहा गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार दर्शक सिद्धांत में निहित है कि ज्ञान का स्कूल के बाहर जीवन में किस प्रकार को समावेशित किया, किस प्रकार से जोड़ना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत दिखाया गया। एनसीएफ 2005 के अनुसार समाधान को पहचानने की तरीकों पर चर्चाएं की गई थी, ठीक है। और बच्चों की गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए इस पर जोर दिया गया था। और जो अगला प्रश्न है आपके समक्ष जो ला रहा हूँ, वो शिक्षा बिना बोझ के अर्थ का जो पाठ्यक्रम को बोझ से कम करना है। देखिए शिक्षा को बिना बोझ से ना जोड़ते हुए उसे कम पाठ्यक्रम को रखना चाहिए। और देखिए हम कभी कभी जिससे पूर्व का जो जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था, बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था, बस्ते इतने में किताबें, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें, अलग अलग पाठ्यक्रम में उसके किताबों का साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा होता था, तो एक बच्चे पर 10 से 15 किलो का वजन उसके कंधों में आ जाता था। इस भार को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, शिक्षा बिना बोझ का अर्थ, जो ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया था उसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना मेन उद्देश्य था। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर जो गणित की जो शिक्षा को उसको केंद्र में रखते हुए और शिक्षा और कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थी अपने जीवन में उसको अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियाँ, ऐसी कॉन्सेप्ट इस अमेंडमेंट के अंतर्गत लाई गई है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो रूपरेखा तैयार की गई थी, जो एनसीएफ 2005 में गणित के अंतर्गत जो शिक्षण के बारे में बताया गया है, गणित शिक्षा का महत्व को सुगम
जटिल, महत्वपूर्ण होना चाहिए, यहाँ तक कि इसकी महत्वाकांक्षाओं का भी बल गणित के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने का एक समावेशी बिंदु के अंतर्गत इसे रखना चाहिए। ये चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एन NCF 2005 में जो गणित की जो लंबी आकृतियाँ का मतलब होता था कि संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ना या बनाना इत्यादि चीज। NCF 2005 के अनुसार सीखना, मानसिक विकास, शिल्प कला, व्यवसायिक के ज्ञान को इसमें समावेशित करने। देखिए, जब बच्चा सीखेगा, उसका मानसिक स्तर बढ़ेगा, उसमें विकास की भावनाएं जागृत होगी, और जब कोई नई चीज़ें क्रिएटिविटी कर रहा है तो उसके अंतर्गत क्या है, शिल्प कला का भी केंद्र प्रमुख। यदि मैं बात करूँ 2019 में जो हमारी जो नई शिक्षा की गाइडलाइन जो आई है, नई शिक्षा प्रणाली जो लागू की, उसमें क्या, कला विषय को भी महत्वपूर्ण तरीके से केंद्र बिंदु में रखा गया, मुख्य विषयों में इसको जोड़ा गया, और व्यवसायिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ा गया। NCF 2005 में जो कक्षा 10वीं की जो परीक्षा ऐच्छिक हो के सुझाव दिए गए। एक ही तौर पर उसकी शिक्षा, एक परीक्षा उसके आधार पर की जाए, उस पर विचार चल रहा है। अभी वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट में नहीं आया है, तो अभी भी उसमें कहीं ना कहीं से चर्चाएं सरकार द्वारा वो की जा रही है। ऐच्छिक मतलब एक समय में दिया गया पेपर। ठीक है, अब NCF 2005 में क्या है, सीखने पर क्या होता है, अधिक बल दिया गया कि सीखने की क्षमता को विकसित करना और ब्रॉड करना। ठीक है, अब 2005 की यदि मैं बात करूँ, NCF की जो गुणवत्ता आयाम शीर्ष अंतर्गत बालकों को के लिए जो संचित अनुभव हैं, उसका जो वातावरण और जो पाठ्यक्रम में जो सुधार करने का जो महत्व इसके अंदर दिया गया। देखिए, हम संकुचित अनुभव के आधार पर हम पाठ्यक्रम को किस प्रकार से बना रहे हैं, विषय सूची किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब लास्ट जो बिंदु है, NCF 2005 का जो मुख्य सूत्र है, बिना बोझ के ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये जो विचार आया था, ये आया था 1993 में, ये विचार को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ इसे लाइक किए और सब्सक्राइब करें, और जो लाल कलर का जो बटन है उसे प्लीज़ प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।